तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया है। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना पुलिस पर इल्जाम लगाया कि वो कोकापेट में सरकारी जमीन को फरोख्त करने में 1000 करोड़ की बदनवानी की है। रियासती वज़ीर आला ने पार्टी लीडरों और रिश्तेदारों को कम कीमत में जमीन फरोख्त करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और इस मामले की मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज रेवंत रेड्डी ने कोकापेट के दौरे का ऐलान किया था, जिस पर आज सुबह जुबली हिल्स में वाक़े उनके घर पर भारी पुलिस तैनात कर दी गई। सुबह 3 बजे पुलिस की गाड़ियां रेवंत रेड्डी के घर पर पहुंच गईं और इन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। प्रॉपर्टी 60 करोड़ में अगर बिक गए तो दूसरे प्रॉपर्टी 31 करोड़ में दे दिया हुआ है। मतलब एक ही जगह में आजू बाजू में जो प्रॉपर्टी होता है, एक प्रॉपर्टी 60 करोड़ में अगर बिक गए तो दूसरे प्रॉपर्टी 31 करोड़ में अगर टेंडर में कोई हाईएस्ट डाला तो भी ऐसे टेंडरों को कैंसिल करना है। मगर सरकार ने उनके मन्ने सत्यनारायण रेड्डी, ये महबूब नगर एमपी मन्ने श्रीनिवास रेड्डी का भाई है। ये जो एक्वा स्पेस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये केसीआर साहब के रिश्तेदार माई होम कंस्ट्रक्शंस, माई होम रामरेश्वर राव के उनके बेटा श्याम राव और विनोद राव इसमें डायरेक्टर्स है। उसके बाद वर्सिटी एजुकेशनल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, ये कंपनी से जो केटीआर को 7 करोड़ अनसिक्योरिटी लोन दिया हुआ है टी श्रीधर, वो श्रीधर से इनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। मतलब ये यूनिवर्सिटी वाले को फेवर कर दे के वो पैसे टी श्रीधर को भिजवा के वहाँ से केटीआर अनसिक्योरिटी लोन में ले रहा है। उनके इलेक्शन एफिडेविट में ये डिक्लेयर किया हुआ है। इसका मतलब मोर देन 1000 करोड़ पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान हुआ है। इसके बारे में मैं 2 दिन पहले ही मैं प्रेस मीट लगा के सरकार को मैं ये वार्निंग दिया हुआ है। मैं दिल्ली जाते प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर एंड सीबीआई डायरेक्टर को ये फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर कंप्लेंट देने वाले हैं। इसके ऊपर सीबीआई जांच के लिए मैं डिमांड करूंगा। और इसके अलावा भी मैं पार्लियामेंट में ये 0 आवर या स्पेशल मेंशन में ये लेकर इसके लिए मैं आवाज़ उठाने के लिए मैं डिक्लेयर किया था। तो इसीलिए आज मेरा पहला दिन पार्लियामेंट को जाने का था, मगर पूरा हाउस अरेस्ट कर दे के मेरे को अंदर गृहबंद कर दे के पूरा पुलिसों को पहरा लगवा दिए। मतलब प्रदेश सरकार ने जो लूट रहा है, ये लूटने के खिलाफ हम लोग कोई भी आवाज़ उठाए तो हम लोगों को पुलिस केसेस लगवा रहे हैं, अरेस्ट कर रहा है, गृहबंद कर रहा है। ये सब के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। मैं स्पीकर को भी कंप्लेंट किया हुआ है मेरा हाउस अरेस्ट के बारे में। मैं आने वाले दिनों में ये मुद्दे को दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर और हाउस में भी मैं ये मुद्दे को उठाने वाले हैं। जो सरकार को नुकसान हुआ है वो रिकवरी करवाऊंगा। ये सारे टेंडर्स को कैंसिल करने के लिए मेरा कार्रवाई शुरू रहेगा। तो रेवंत रेड्डी ने सरकार की कारकर्दगी पर सवाल उठाया और उन्हें आज सुबह उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम साहब रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद सलीम साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सलीम साहब, रेवंत रेड्डी ने सरकार के खिलाफ और वज़ीर आला की कारकर्दगी के खिलाफ आवाज उठाई और आज से ही उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया है। जी हाँ, दरअसल जो है ना तकरीबन 2014 से ये माहौल हिंदुस्तान में बना हुआ है कि जो है ना बीजेपी गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे पीएसयूज को जो है ना बेचना शुरू कर दिए और तेलंगाना में केसीआर साहब जो है ना तेलंगाना की जमीनों को बेचना शुरू कर दिए। यानी कि ये लोग जो है ना इंडिया इज फॉर सेल टैग के अंडर काम कर रहे हैं। ये लोग का मुद्दा कोई पब्लिक की भलाई या कोई ऐसी चीज नहीं है जो पब्लिक के लिए काम है। ये सिर्फ अपने मकसद, अपना पॉलिटिकल एजेंडा को जो है ना अपने मकसद के लिए जो है ना ये लोग काम कर रहे हैं। और मोदी साहब जो है ना वहां सेंटर में इंडस्ट्रीज पूरे बेच रहे हैं, हिंदुस्तान को पूरा बेचने में लगे हुए हैं। उसी तरह उनके छोटे भाई केसीआर साहब जो है ना तेलंगाना में बेचने के काम में लगे हुए हैं। अभी देखिए इनको जो है ना डर है, यानी कि रेवंत रेड्डी साहब जब हमारे प्रेसिडेंट बने पीपीसीसी की, यानी कि केसीआर और टीआरएस गवर्नमेंट को जो है ना घबराहट सी महसूस हो गई। इससे जो है ना साफ जाहिर होता कि रेवंत रेड्डी आकर जो है ना उनको भोकला गए, यानी कि टीआरएस गवर्नमेंट भोकला गई, परेशान हो गई, अननेसेसरी अनडेमोक्रेटिकली उनको आज अरेस्ट किया गया। जो इनके जो किए हुए जो मतलब काले धंधे, काले जो कारोबार करे हैं, दलितों को दी गई जमीन पर 2007 में कांग्रेस पार्टी जो दलितों को जमीन दी थी उसको वापस लेकर ये लोग जो है ना हराज कर रहे हैं और अपने रिश्तेदारों को, यानी कि आपस में बेनामी नाम पे ये खुद इनकी फैमिली खुद जो है ना खरीद कर, यानी कि लोगों को धोखा दे रही है। कम से कम रेट पे
तेलंगाना को जो है ना नुकसान कर रही है, तेलंगाना की आवाम को जो है ना नुकसान करने के काम पे लगी हुई है। ये टीआरएस जो शुरू में कही थी कि बंगारू तेलंगाना, आज जो है ना भिखारी तेलंगाना बना के रख दी है। इनको जो है ना इतना जरखेज जो स्टेट है हमारा, इसको जो है ना हर चीज बेचने में लगे हुए हैं। यानी कोकापेट जो है ना एक हैदराबाद का काफी महंगा इलाका है, उसको जो है ना औने पौने यानी कि बिल्कुल थ्रो अवे प्राइसेस में जो है ना अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो वेल विशर्स है, पार्टी के सपोर्टर्स है, उनको जो है ना कम रेट में देके ये जो है ना अपनी हुकूमत चला रहे हैं। यानी कि आने वाले दिनों में यहाँ की पब्लिक पे काफी बोझ और जो है ना परेशान करने की गवर्नमेंट मोहम्मद सलीम साहब, रेवंत रेड्डी की इस गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस किस तरह से आवाज उठाएगी? बिल्कुल जैसा कि बताया कि जो ना पार्लियामेंट में इसको आवाज उठाएंगे, हम गली गली जो है ना हर जगह शोर मचाएंगे और हर जगह जो ना टीआरएस गवर्नमेंट और केसीआर साहब की, उनके फैमिली के जो बिल्कुल नाकामयाबी और जो है ना फेलियर्स है उसको एक्सपोज करेंगे। जिस तरह हिंदुस्तान तेलंगाना की जमीनों को ये लोग औने पौने बेच रहे हैं, ये पब्लिक में ले जाएंगे और इनको सबक सिखाएंगे। इस पर आपकी जो सेंट्रल जो लीडरशिप है उसका क्या कुछ कहना है? क्योंकि जाहिर सी बात है पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो चुका है और उसमें कई अहम बिलों पर चर्चा होनी है। रेवंत रेड्डी को बाकायदा इस सेशन में शिरकत करनी थी, अब वो नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में आपकी जो सेंट्रल लीडरशिप है इस हाउस अरेस्ट पर, उसका क्या कुछ रिएक्शन है सलीम साहब? बिल्कुल जो है ना हमारे पार्लियामेंट में जो है ना कांग्रेस की जो लीडरशिप है बराबर जो है ना आवाज उठाएंगे, अपोजिशन लीडर हमारे आवाज उठाएंगे। और जिस तरह टीआरएस गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है, पब्लिक को जो है ना बहकाने की और तकलीफ देने के जो काम कर रहे हैं उसको बराबर एक्सपोज करेंगे पार्लियामेंट में। नहीं, आप सलीम साहब मतलब सीधे सीधे कांग्रेस का ये इल्जाम है या आपका ये इल्जाम है कि यहां पर अगर सरकार की कारकर्दगी पर सवाल उठाएंगे तो फिर सरकार उसे बख्शेगी नहीं। जो उसकी एक मिसाल रेवंत रेड्डी है कि उन्होंने सरकार की कारकर्दगी के खिलाफ आवाज उठाई, सीएम का नाम बाकायदा उन्होंने लिया और आज उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जी हाँ, ये इससे खुद जाहिर होता है कि जो है ना कितनी घबराई हुई है गवर्नमेंट, टीआरएस गवर्नमेंट कितनी घबराई हुई है और परेशान है। और खासकर केसीआर साहब कितना घबराए हुए हैं। उनको पता चल गया है कि जो ना रेवंत रेड्डी साहब आज पार्लियामेंट में जाने वाले हैं, पहले दिन वो शिरकत करेंगे और वो कल ही बता दिए थे कि जो ना ये सारी चीजों को जो ना एक्सपोज करेंगे। होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह साहब के सामने एक्सपोज करेंगे, किशन रेड्डी साहब के सामने एक्सपोज करेंगे और पार्लियामेंट में भी इसकी आवाज उठाएंगे। तो ये जो है ना घबरा कर जो है ना ये हाउस अरेस्ट किया गया। नहीं तो कांग्रेस पार्टी किस बिना पर यह कह रही है, या रेवंत रेड्डी ने कहा कि करप्शन एक बहुत बड़ा इल्जाम है, अगर आप इस सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं तो बहुत बड़ा इल्जाम है सलीम साहब। सीधे सीधे रेवंत रेड्डी ने 1000 करोड़ के करप्शन का इल्जाम लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल साफ है। ये तो कोई भी एक लेमैन यानी कि बिल्कुल मामूली आदमी को भी आप अगर पूछेंगे कि कोकापेट की जमीन का वैल्यू क्या है, करीब 100 करोड़ पर एकड़ का वहां के वैल्यू है। उसको अगर कम से कम में भी देखे तो 70-80 करोड़ से कम कहीं भी नहीं मिलता। वैसी जमीन को गवर्नमेंट जो है ना 30 करोड़ 35 करोड़ में जो है ना अपने अपने लोगों को जो है ना बांट ले रही है। तो ये इसमें इल्जाम कहाँ है? ये तो साफ जाहिर है, लोगों के सामने खुला ये आईना है। जी बिल्कुल ठीक है सलीम साहब। इस वक्त हमारे साथ टीआरएस स्पोक्सपर्सन श्रीधर रेड्डी साहब भी जुड़ चुके हैं। श्रीधर रेड्डी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। श्रीधर रेड्डी जी, जिस तरह से रेवंत रेड्डी को हाउस अरेस्ट किया गया है, अब कांग्रेस का इल्जाम है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उसका अंजाम यह होता है कि आपको उठाकर हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, घर में ही बंद कर दिया जाता है। नहीं, वो गलत इल्जाम है कि इन लोग वहां पर क्या करना चाहते हैं। वहां पर गवर्नमेंट के तरफ से एक तरीके से लैंड्स का ऑक्शन हो गया। वो ऑक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू हम लोग किए थे और बाज़ाब्ता 5 करोड़ कोई भी इंटरेस्टेड है उन लोग वहां पर ईएमडी पे करके ओपन एक्शन करके जो लैंड है उसको ऑक्शन किए थे। गवर्नमेंट जो फंड्स पुल करने के लिए आगे जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, वेलफेयर एक्टिविटीज है, उसके लिए जो पैसा होना चाहिए, उसके लिए जो काम गवर्नमेंट कर रही है उसको हम लोग रोकेंगे। उसमें गवर्नमेंट के ऊपर गलत इल्जाम रखेंगे
और गवर्नमेंट को एक गलत तरीके से लोगों को बताएंगे, फिर वहां जाके पूरा गड़बड़ करेंगे। अगर ऐसा काम आप करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। वहां पर आप हजारों के तादाद में आप लोगों को भेज दे के वहां पर आप गड़बड़ करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट का काम है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कायम रखे और कोई गड़बड़ ना हो। और ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज लैंड्स में, इन लोगों को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स अभी भी चलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये गलत बात है। उसको अरेस्ट करना, किसी और को अरेस्ट करना वो पुलिस का काम है। पुलिस जो सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश करते हैं उसको रोक देते हैं। सलीम साहब आप जवाब दे सकते हैं। जी देखिए, जो जैसा आप बता रहे हैं, हमारे श्रीधर रेड्डी साहब जैसा बता रहे हैं कि जो सेंट्रल कमेटी जो है ना, एजेंसी इसको अंडरटेक की है। यहाँ पर कोई भी ऑक्शन में जो है ना दो तरीके की बिडिंग होती है, एक टेक्निकल बिडिंग होती है, एक प्राइस बिडिंग होती है। प्राइस टेक्निकल बिडिंग में जो कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है उसको जो है ना उसके सारे यानी कि उसके क्रेडेंशियल्स वगैरह चेक किया जाता है। इनको पुराना तजुर्बा क्या है, इनका इन्वेस्टमेंट क्या है, ये पूरे चीजें देखा जाता है। ये बगैर किसी इन्वेस्टमेंट चेकिंग। हमारे भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ नहीं सुनिए सलीम भाई, मैं समझ चुका हूँ। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जो रेवंत रेड्डी अभी प्रेस मीट ने बताया था वही बात आप दोहरा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, टेक्निकल बिड और प्रेस बिड कहाँ रहता मालूम है। देखिए, आप अगर कोई कालेश्वरम जैसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई ब्रिज बना रहा है, कोई रोड बना रहा है, उसमें आपके प्रीवियस क्वालिफिकेशन के लिए एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन होता। आपका सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, टेंडर बिडिंग कैपेसिटी, आपके जो इक्विपमेंट है नहीं है क्या, यहाँ पर जाके आपको इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर उसमें जो कंस्ट्रक्शन में होते हैं टेंडर्स या कोई परचेज और इसमें होते हैं, उसमें टेक्निकल प्री बिड क्वालिफिकेशन वो सब रहते हैं। यहाँ पर आप जमीन आप सेल कर रहे हैं जिसमें 5 करोड़ की ईएमडी है वहां पर, और वो ईएमडी कैसा रहता, एक बार आप ऑक्शन में आपको आने के बाद इफ यू आर नॉट पेइंग द मनी, अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो वो 5 करोड़ भी आप लोग वापस जाएगा। और इसमें क्रेडेंशियल्स देखने की क्या बात है, ये टेक्निकल बिड की बात ही नहीं आता। जिन लोगों को इसके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है ये बिडिंग कैसा होता जमीन का, कांग्रेस पार्टी किए थे। सुनिए मेरी बात, राजशेखर रेड्डी जी के टाइम पे किए थे। ठीक है, सरकार ने हाउस अरेस्ट किया रेवंत रेड्डी को, तो ऐसे में क्या अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाएगा, अपोजिशन को डराया और धमकाया जाएगा? अगर सरकार को एतराज है, सीएम साहब को एतराज है, तो उस पर कानूनी पहलू है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मैं भी वही बता रहा हूं आपको। अगर आपको गवर्नमेंट की कार्रवाई गलत आपको लगते हैं, जाइए। अभी बोला ना रेवंत रेड्डी ने, अभी प्रेस मीट रख के हम लोग कोर्ट में जाएंगे, हम लोग जाके पार्लियामेंट में बताएंगे, प्रधानमंत्री को देंगे, जिसको देना है दे दीजिए, मगर वहां पर जाके तमाशा करने की क्या जरूरत है। मैं वही बात बता रहा हूँ। आप अगर लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट जरूर काम करेगा। अगर हम आप लोगों को बोलने नहीं देते तो मोहम्मद सलीम साहब लास्ट कमेंट, सलीम साहब लास्ट कमेंट। लॉ एंड ऑर्डर की इजाजत तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन अब कांग्रेस आगे क्या कुछ करेगी? देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर वगैरह जो है ना, ये एक बहाना है। ये गवर्नमेंट मशीनरी जो है ना मिसयूज कर रही है, टीआरएस गवर्नमेंट, यानी कि चीफ सेक्रेटरी और जो है ना आईजी वगैरह को अपने हाथ में रख के उसको मिसयूज कर रही है। गवर्नमेंट था तेलंगाना मूवमेंट में, उस्मान यूनिवर्सिटी, हमारे उस्मान यूनिवर्सिटी में हम लोगों को अंदर जाने नहीं देते थे आप लोग, कांग्रेस के गवर्नमेंट के जमाने में। मैं बताऊं क्या आपको, जब भी गवर्नमेंट में लैंड ऑक्शन हुआ था, जब भी जमीन के ऑक्शन हुआ करते थे, हर एक को राइट था, जब भी था, अभी भी है। हेलो, ठीक है मोहम्मद सलीम साहब, सर अब मेरे पास वक्त की कमी है। सलीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और श्रीधर रेड्डी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन जिस तरह से सरकार पर जो इल्जामात लगाए हैं, और अगर सरकार को लगता है कि जो आवाज उठाई जा रही है गलत है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि जिस तरह से उन्हें हाउस अरेस्ट किया, इस पर कांग्रेस लगातार एतराज कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना कांग्रेस लीडर फिरोज खान ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे को कम करने की मांग की है। साल के अंदर 2 करोड़ 50 लाख नौकरियां चले गए। एक साल के अंदर
23 करोड़ लोग लोअर मिडिल क्लास से गरीब हो गए। 97% लोग की आमदनी कम हो गई। ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट सिर्फ बकवे की गवर्नमेंट है, खाली आके बोलना 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 बोलना। अरे नरेंद्र मोदी जी, आप मन की बात बोले, अरे मेहरबानी करके कभी जन की बात तो करो आप। अरे नरेंद्र मोदी जी, कभी आप पेट्रोल डीजल और गैस के बारे में बात करो आप। अरे नरेंद्र मोदी जी, कभी आप महंगाई के बारे में बात करिए आप। कांग्रेस पार्टी का काम है हम एहतजाज करते, मगर यह अवाम का काम है कि आप आक्रोश में आएंगे। तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर के तौर पर बी नरसिम्हलू को मुकर्रर किया है। चंद्रबाबू नायडू ने नए सदर के सिलसिले में तेलंगाना तेलुगुदेशम के लीडरों से मशावरत की थी। नया ओहदा हासिल करने के बाद नरसिम्हलू ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और उनको गुलदस्ता पेश किया। चंद्रबाबू नायडू ने उनको नया ओहदा मिलने की मुबारकबाद पेश की और तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने की मसाई का मशवरा दिया। नरसिम्हलू कबल इज़ी तेलुगुदेशम के कौमी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्होंने 1994 में शादनगर के हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार और साबिक वजीर शंकर राव को शिकस्त दी थी। वाज़ेह कि हाल ही में एल रमन्ना ने तेलुगुदेशम पार्टी से इस्तीफा देते हुए हुक्मरान जमात टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी। इनके इस्तीफे के बाद यह ओहदा खाली था। इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ओलंपिक्स में शिरकत के लिए हैदराबाद से टोक्यो रवाना हो गई हैं। सानिया मिर्जा के साथ अंकिता रैना भी रवाना हो गई हैं। सानिया मिर्जा चौथी मर्तबा ओलंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। सानिया अंकिता जोड़ी डबल्स में हिस्सा लेगी। ओलंपिक्स में शिरकत के लिए हिंदुस्तान पहला बैच टोक्यो पहुंच चुका है और प्रैक्टिस भी जारी है। चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।